हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। लगभग 6 साल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को सब कैटेगराइज करने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बैठाया गया था। जस्टिस रोहिणी कमीशन का अभी डिटेल्ड रिकमेंडेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया है और गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन से पहले इस रिपोर्ट का डिटेल से डिलिबरेट और डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं टर्म्स एंड रेफरेंस ऑफ रोहिणी कमीशन के बारे में। ओबीसी को सब कैटेगराइज करने का क्या ज़रूरत पड़ा, ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि इंडिया में इसका क्या स्टेटस है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है, बताना है इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस। इस कमीशन को 2 अक्टूबर 2017 को सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी भी कमीशन को अपॉइंट करने का, ताकि बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो ये है आर्टिकल 340। चलिए अब देखते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। जो ओबीसी ग्रुप हैं जो सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड हैं, तो उसको एग्जामिन करेगा कि क्या उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, क्या ओबीसी का बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं। सेकंड है ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए साइंटिफिक अप्रोच को लिया जाएगा कि ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं। इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा और क्लासिफाई किया जाएगा कास्ट को और कम्युनिटीज़ को जो ओबीसी के सब कैटेगरीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसीज हैं, तो ओबीसी के एंट्रीज में उसको स्टडी करेगा और इसमें कई प्रकार के रिकमेंडेशन दिए जाएंगे करेक्शन को लेकर के। जैसे यदि उसमें रिपीटेशन हुआ हो, अगर सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी में किसी भी तरह का एम्बिग्विटीज देखने को मिला, इनकन्सिस्टेंस, ईरर इन स्पेलिंग, ट्रांसक्रिप्शन, तो ये सब चीज़ों को स्टडी करके करेक्शन करने का रिकमेंडेशन दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं ओबीसी के सब कैटेगराइज करने का क्या नीड आ पड़ा। तो फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया गया है। लेकिन इसमें देखा गया है कि इसमें कुछ ही ओबीसी में जो डोमिनेंट क्लास है वही इसका लाभ उठा पाते हैं और जो और भी ओबीसीज हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए ओबीसी को सब कैटेगराइज किया जाने का बात किया जा रहा है। 2018 में कमीशन के द्वारा डेटा को एनालाइज किया गया। इसमें लगभग 1.3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और जो ओबीसी के थ्रू एडमिशन लिए हैं सेंट्रल हायर इंस्टीट्यूशन में, तो इसको एनालाइज करके बताया गया है कि जो 97% ऑफ बेनिफिट्स है ये सिर्फ 25% ऑफ ओबीसी कास्ट ही उठा पा रहे हैं और रिमेनिंग 25% ऑफ कास्ट ओबीसी ग्रुप के वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करना जरूरी है। थर्ड है अराउंड 983 ओबीसी कम्युनिटीज़ जो कि ओबीसी का 37% है, इसका किसी भी जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 0 रिप्रेजेंटेशन है। तो 37% ऑफ ओबीसी है वो रिजर्वेशन का लाभ ले ही नहीं पा रहे हैं। ये हाईलाइट करता है कि ओबीसी को और भी सब कैटेगराइज करने का आवश्यकता है। ये सब कैटेगराइजेशन करने का मेन एम है कि वैसे ओबीसी कम्युनिटीज़ जो हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेटेड है उसको 27% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए और जो एक्स्ट्रा ओबीसी कम्युनिटीज़ है जो वेल ऑफ है उसको क्रॉड आउट किया जाए, ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट से हटा दिया जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन का स्टेटस भारत में हिस्टोरिकली किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले 1953 में कालेलकर कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि ST के अलावा भी बहुत से ऐसे क्लास है जो बैकवर्ड है। तो पहली बार बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज किया गया था कालेलकर कमीशन के द्वारा। इसके बाद 1980s में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि ओबीसी का पॉपुलेशन
52% है और इसमें 1257 ओबीसी कम्युनिटीज़ को, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया। और इस इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है 22.5 से बढ़ाकर 49.5 कर दिया गया। कहने का मतलब गवर्नमेंट मैक्सिमम 49.5% तक रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है एसटी, एससी, ओबीसी मिला करके। और इस रिजर्वेशन के रिकमेंडेशन के अनुसार, मंडल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन पॉलिसी, ओबीसी का रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें 27% का रिजर्वेशन दिया जाने का बात कहा गया और इसको अंडर आर्टिकल 16(4) में रखा गया। आर्टिकल 16(4) कहता है जो सिविल पोस्ट होता है और गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल पोस्ट और सर्विसेज होते हैं, उसमें जॉब्स में रिजर्वेशन का मांग करता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट का राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14 से आर्टिकल 18 तक मेंशन किया गया है। और इस पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें भी एडमिशन देने का बात कहा गया अंडर आर्टिकल 15(4) ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया कि वैसे ओबीसी जो एडवांस सेक्शन में है, जो ऑलरेडी इनइक्वालिटी का सामना नहीं कर रहे हैं, उसको सब कैटेगराइज किया जाए अंडर क्रीमी लेयर, ताकि ओबीसी का रिजर्वेशन जो सही में मोस्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है उसको मिल सके। उसके बाद 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 338(b). तो इससे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेचुअरी बॉडी हुआ करता था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया और इसको ज़्यादा अथॉरिटी और रिकॉग्नाइजेशन किया गया ताकि ओबीसी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके और वैसे ओबीसी कम्युनिटीज़ जो रिजर्वेशन का सही लाभ नहीं ले पा रहे उसको सही लाभ मिल सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।